फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। इसमें कल आप लोगों को डिफेक्ट्स बता दिए गए थे कि क्या डिफेक्ट्स होते हैं क्रिस्टल के। डिफेक्ट्स के बाद इसमें मेन चीजें जो है केवल प्रॉपर्टीज रह जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी तो आ जाती है आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और एक रह जाती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये दो चीजें इसके अंदर मेन और रह रही हैं, वो आप लोग देख लें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर सॉलिड थ्री टाइप्स हो जाते हैं। सबसे सबसे पहला इसमें आता है कंडक्टर। कंडक्टर वो सॉलिड्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी रेंज कंडक्टिविटी रेंज 10 to the power 4 to 10 to the power 6 और 7। किसी बुक में आपको यहाँ 6 लिखा हुआ मिल सकता है, किसी बुक में 7 लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ आप केवल 7 ये भी संभव है। तो किसी में 6 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, इसलिए आप लोग इस चीज को देखें कि ऐसे सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी रेंज 10 to the power 4 to 10 to the power 7 और 4 to the power 10 to the power 4 to 10 to the power 6 होती है, उन्हें कहते हैं कंडक्टर। जितने भी मेटल्स हैं वो सब कंडक्टर्स जो हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर और या मोल्टेन स्टेट के अंदर वो भी आपके कंडक्टर होते हैं। ये कंडक्टर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब उसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे कि आयनिकल इंसुलेटर या बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन मोल्टेन एक्वस सॉल्यूशन। यानी मोल्टेन में वो अपने आयनों में कन्वर्ट हो जाता है, उसका आयोनाइजेशन हो जाता है, इसका बिल्कुल कंडक्टर हो जाता है। जब तक वो सॉलिड रहता है तब तक वेट कंडक्टर होता है। मेटलिक के अंदर पर आता है जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, तो उनकी भी कंडक्टिविटी जो होती है वो 10 to the power 4 to 10 to the power 7 वो मिनस होती है। ये पावर -6 10 to the power 4 ओम इक्वल्स करेंगे जिनकी कंडक्टिविटी रेंज 10 to the -6 10 to the power 4 तक होती है, वो कहलाते हैं कंडक्टर। और सेमीकंडक्टर है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट स्लाइटली फ्लो हो, बहुत कम मात्रा में उसमें करंट जाता है, और जिसमें से
से बिल्कुल फ्लो का मतलब की रेंज 10 पावर -10 to 10 to the power इसकी कंडक्टिविटी रेंज आपकी 10 to the power 10 उन्हें कहते हैं इंसुलेटर और रेड कंडक्टर। और इसके अंतर्गत आपके मतलब जैसे ड्राई वुड है, सूखी लकड़ी है, वो आपकी इसी के अंतर्गत आती है। आपका ग्लास है, कांच है, वो आपका इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका जैसे डिस्टिल वाटर, वाटर को हम पीते हैं, नॉर्मल वाटर होता है और या वो होता है मिनरल वाटर। डिस्टिल वाटर कौन सा होता है? जो वाटर इंजेक्शनों में यूज किया जाता है। इंजेक्शनों में जो वाटर यूज किया जाता है उसको बॉईल करते हैं, बॉईल करके उसकी वेपर्स का लिक्विफिकेशन कराते हैं। वेपर्स उसकी जो बनती है उस वेपर्स को एक नली की सहायता से दूसरे बर्तन में ले जाते हैं। उस बर्तन को ठंडा यानी बर्फ में रखा जाता है। आइस में रखते हैं तो कुछ वेपर्स आती है, उसका लिक्विफिकेशन हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद वो जो पानी बनता है आपका, वो होता है डिस्टिल वाटर। और वो जो डिस्टिल वाटर है वो कंप्लीटली इंसुलेटर और बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये कंफर्म। जैसे इसको अपन बाहर निकालते हैं, अब वो जब तक बंद है तब तक तो वो है इंसुलेटर। जैसे इसको बाहर निकालते हैं तो अपने एटमॉस्फेयर में कई सब्सटेंस आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, ये उसमें घूमते हुए रहते हैं। जैसे ये उस वाटर में मिलते हैं उस वाटर को बना देते हैं कंडक्टर। तो डिस्टिल वाटर आपका इंसुलेटर होता है और बेड कंडक्टर होता है। लेकिन जो आपका मिनरल वाटर है या नॉर्मल वाटर है, जिसे ड्रिंकिंग वाटर कहें तो जिसको पीते हैं, वो आपका होता है कंडक्टर। तो ये इस बेस पर अपना कंडक्टिविटी के बेस पर सॉलिड्स हो जाते हैं तीन तरह के, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर और बेड कंडक्टर। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये आता है सेमीकंडक्टर्स आपके किस तरह से बनते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहला काम इसमें ये आता है कि मिक्सिंग द एडिशन द इम्प्योरिटी ऑफ स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटी मिलाते हैं और ये प्रोसेस कहलाती है डोपिंग। सिंगल पीस से भी बना देते हैं किसी किसी, जैसे डबल पीस से बनता है। डोपिंग, डोपिंग क्या है? किसी भी मेटल में या किसी भी क्रिस्टल में स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को मिक्स करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। और डोपिंग प्रोसेस द्वारा किसी भी कंडक्टर को सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में इम्प्योरिटी मिला दी आपने, जैसी इम्प्योरिटी मिला देंगे उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी कम हो गई इसका मतलब वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? सेमी कंडक्टर के अंदर। अब
सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो इम्प्यूरिटी के बेस पर होते हैं, दो तरह के, टू टाइप्स। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 13, 14 एंड 15 बोरोन, देखिए 13 ग्रुप बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम। 14 ग्रुप कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम एंड लेड। 15 ग्रुप नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 13 ग्रुप एलिमेंट्स की आउटर सेल में आते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स आने का मतलब है इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है। वैलेंसी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर सेल। एक तो ये होती है वैलेंसी की डेफिनेशन, वैलेंसी को है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहां पर जो अपन देख के चलते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी लेके चलते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब ये हो जाता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर सेल are called valence electron and it is also known as valence। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन सभी के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसका मतलब इसकी वैलेंसी। इन सभी के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 4 है। और इन सभी के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 5 है। अब यदि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की इम्प्योरिटी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की मतलब है 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी 14 ग्रुप के एलिमेंट में मिला दी जाएगी तो वो बनेंगे आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये हो जाते हैं एन टाइप के सेमीकंडक्टर। अगर कम वैलेंसी वाली इम्प्योरिटी, मतलब 3 वैलेंसी वाली अगर 4 वैलेंसी वाले इम्प्योरिटी के रूप में अपन मिलाते हैं तो ये हो जाती है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये कंडक्टर आपके सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम में आर्सेनिक की इम्प्योरिटी मिला या इसकी मिला दो, एंटीमनी की, किसी की भी, इसमें से किसी की एलिमेंट के अंदर अगर इस किसी की एलिमेंट को इम्प्योरिटी के रूप में मिला देते हैं तब ये जो कंडक्टर था ये कन्वर्ट हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी मिक्स्ड इन एनी एलिमेंट तो वो हो गया आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। और यदि लेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लेस वैलेंस मेटल, अगर कम वैलेंसी वाला कोई मेटल इसमें मिलाया जाएगा, यानी 3 वैलेंसी वाला 4 वैलेंसी वाले में मिला देंगे तो ये आपका हो जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में आपके ये सेमीकंडक्टर हो जाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी इसमें दो चीजें आप लोग ध्यान से देखें।
सबसे पहले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर आपके जो सॉलिड है वो तीन तरह के हो गए, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या है? कि कंडक्टिविटी रेंज 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 6 टू 7 वो इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, उन्हें कहते हैं कंडक्टर। जिनकी कंडक्टिविटी रेंज 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर 4 के बीच में होती है उसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। और जिनकी -20 से -10 वो इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होती है उसे कहते हैं इंसुलेटर और बेड कंडक्टर। ठीक है। इसके बाद सेमीकंडक्टर किस प्रकार मिलाते हैं? सेमीकंडक्टर मिलाते हैं बाय डोपिंग प्रोसेस। डोपिंग प्रोसेस क्या हो गई? एडिशन द स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन मेटल और क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल के अंदर अगर अपन स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग, और इस प्रोसेस के द्वारा कोई कंडक्टर कन्वर्ट हो जाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर टू टाइप्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी मिलाते हैं, या अपन ये कह सकते हैं सीधी सीधी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस मेटल को, उस एलिमेंट को यदि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट में मिला देंगे तो आपकी प्राप्त हो जाएगी एन टाइप सेमीकंडक्टर। 5 वैलेंस एलिमेंट मिक्स इन 4 वैलेंस एलिमेंट, तो आपका हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। और यदि लेस इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी अगर मिलाती है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी अगर 4 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट में मिलाते हैं तो वो आपके हो जाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये हो जाता है आपका सेमीकंडक्टर। इसके बाद एक चीज इसमें और अपन अलग से थोड़ा सा देखें, सुपर कंडक्टिविटी। इसको कैमरलिन बोन्स नाम के साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया सुपर कंडक्टिविटी को, और इन्होंने ये बताया था कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर किसी भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी सर्वाधिक होती है, हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है इस समय एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर। उस कंडक्टिविटी को कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। इसे कैमरलिन बोन्स नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, और उन्होंने ये बताया था कि इसका जो यूज होता है नेविगेशन ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहला यूज इसका होता है नेविगेशन ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की वर्किंग में इसका यूज होता है। और एक इसका सबसे बड़ा यूज है कि ट्रांसपोर्टेशन, इसमें क्या जाता है कि रेल की होती है बातें, इसमें अपन बोल रहे हैं उस पर जो ट्रेन चलती है, नेविगेशन ट्रांसपोर्टेशन सुपर कंडक्टिविटी की वजह से क्या होता है, ट्रेन इतनी फास्ट चलती है कि ट्रेन के पहिए रेल की पटरी के ऊपर से लगभग 6 इंच ऊपर होते हैं।
इसलिए इसका यूज कम होता है, इसे हम सुपर कंडक्टिविटी बोलेंगे। और इसका होता है हाई मैग्नेटिक नेचर वाली मैग्नेट बनाने में भी इसका यूज होता है सुपर कंडक्टिविटी का। तो सुपर कंडक्टिविटी में केवल अपने को चीज याद रखना है, सुपर कंडक्टिविटी को कैमरलेन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इन्होंने ये बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर किसी मेटल की कंडक्टिविटी हाईएस्ट हो जाती है। इस हाईएस्ट कंडक्टिविटी को हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी के बाद इसमें एक केवल रह जाता है, वो रह जाती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर सॉलिडों को 5 भागों में क्लासिफाई किया गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर सॉलिड्स 4 भागों में क्लासिफाई किए गए हैं। सबसे पहला होता है आपका डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में होता है और सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड से रिफ्लेक्ट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से जो दूर भागते हैं उन्हें हम कहते हैं डाईमैग्नेटिक। कोई भी सब्सटेंस ऐसा है जिसके अंदर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड का मतलब हो गया Cu सिंगल पॉजिटिव है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। NaCl है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। इस तरह का कोई भी सॉल्ट, कोई भी मेटल, कोई भी आयन आप ले सकते हैं। कोई भी मेटल, कोई भी आयन, कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं, रिफ्लेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, उन्हें अपन कहते हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके अंतर्गत ये आ जाते हैं, चाहे वो आयन हो, चाहे एलिमेंट यानी एटम हो और चाहे कोई सब्सटेंस हो जिसके अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो। ठीक है, इसके बाद आपका पैरामैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर अनपेयर्ड है, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया जाता है इनका मैग्नेटिक करंट जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इसकी विशेषता क्या है कि जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में है तब तक ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया जाएगा इसका मैग्नेटिक नेचर का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एलिमेंट, ऐसे आयन कहलाते हैं आपके पैरा मैग्नेटिक। इसके अंतर्गत आपका ऑक्सीजन है O2, Cu, ये आ जाएंगे आपके पैरामैग्नेटिक। Cu1 आउटर सेट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और O2 का भी अकॉर्डिंग टू गुड्स रूल जो अपने इलेक्ट्रॉन कॉन्बिनेशन बनाते हैं, और उसके बाद जब उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके लिए दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर आते हैं। तो ये आपका हो जाता है पैरामैग्नेटिक। अब होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक का मतलब होता है, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में थोड़ा सा डिफरेंस है। इनमें भी 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड पाए जाते हैं, लेकिन इसकी विशेषता ये होती है कि जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा दी जाती है तब भी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनी रहती है। पैरामैग्नेटिक में क्या था, जब तक मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तब तक उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, जैसी मैग्नेटिक फील्ड हटा दी गई इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समाप्त हो गई, तो था पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर हटा दी जाती है, हटा देने के बाद भी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनी रहती हैं, वो होते हैं आपके फेरोमैग्नेटिक। लोहा है, आयरन, निकेल है, कोबाल्ट है, ये आपका इसके अंतर्गत आ जाता है इसमें फेरोमैग्नेटिक। अब आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है वो जीरो होता है। मतलब कुछ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होते हैं, कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। इस कारण इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम है वो जीरो होता है। बट चूंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कारण से इसमें मैग्नेटिक करंट पाए जाते हैं, और इसमें आपका आते हैं
ये आपका रहता है कि फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। यहां पर आपका एक फेरीमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता डेफिनेशन में। Fe3O4 लोहे का जो ऑक्साइड होता है, ये ऑक्साइड आपका आता है फेरीमैग्नेटिक। अब इसमें आपका जो रह गया है चलने के लिए, मतलब ये आपका चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसमें आपको मैं एक बार बता दूं, सबसे पहले आपने पढ़ा इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स सबसे पहले पढ़ा। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बाद आ जाता है यूनिट सेल। यूनिट सेल के बाद आपका इसमें आ जाता है इंटरस्टिशियल वॉइड्स। इंटरस्टिशियल वॉइड्स के बाद आ जाती है इसकी डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स के बाद इसमें आ जाते हैं आपके इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। इसके बाद इसमें आपका आया सेमीकंडक्टर के टाइप। और सेमीकंडक्टर के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये सॉलिड स्टेट अपना हो गया कंप्लीट। इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहना चाहिए। और मंडे से अपना स्टार्ट होगा सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। ये चैप्टर अपना ये रोज होता है।